Good afternoon to all of you. Today we will discuss about pharmacology. तो सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी के बारे में ये सबको पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग ही क्या है। तो कुछ एक चीज़ें हमेशा माइंड में रखना कि हमें फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे है। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या आप लोगों को कोई नॉर्मल क्लास के लिए पढ़ना है, तो सबसे पहले हर कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप लोगों का उसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक मतलब उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसका हिस्ट्री क्या है, हम करंट में क्या पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में किस चीज़ के इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे फील्ड में जो मेडिकल फील्ड है, नर्सिंग फील्ड में, उसमें हम सभी काम क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे ही जो फार्मेकोलॉजी अब हम इसमें क्या है, फार्मा मतलब ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें जितनी भी हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा इन मेडिसिन का हम लोग हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि कब कहाँ पे फार्माकोलॉजी के लैब्स वगैरह सिचुएट की गई, कहाँ पे इंस्टीट्यूट ओपन किए गए, कौन फादर है, हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, हम सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजी है क्या। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी, सबसे पहले फार्माकोलॉजी तो क्या है, इसको डिराइव किया गया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड। इसकी दो कंपोजिशन आती हैं। सबसे पहला जो फार्माकोलॉजी है इसको दो वर्ड में ब्रेक किया गया है, फार्माकॉन प्लस लोगस। ये जो फार्माकॉन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्रग। कि एक ड्रग है उसके बारे में हमें क्या करना है, लोगस। इस लोगस का मतलब क्या है, स्टडी। टू स्टडी। आप लोगों को बुक्स में लिखा मिल सकता है टू स्टडी की जगह पे डिस्कोर्स इन, इसका एक ही मतलब है, डिस्कोर्स इन। फार्माकोलॉजी इसका मतलब क्या है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट अ ड्रग, टू स्टडी अबाउट अ ड्रग। तो हम लोग सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी is a branch of medical science which deals with the study of a drug और to study about a drug, उसको क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी। लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न डेफिनेशन आजकल जो WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, इस फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, केमिकल एप्लीकेशन। क्या है, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। केमिकल एप्लीकेशन भी बोल सकते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्टर करना, अप्लाई करना। लोशन लगाना है किसी पे तो तब आप अप्लाई कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो। कोई आईवे मेडिकेशन आप लोग दे रहे हो या ओरल आप लोगों ने किसी को कोई मेडिसिन दी है, तो उसका क्या करना है, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन या टू क्रिएट एनी। हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट करना है, मतलब बनाना है या चेंज करना है। टू क्रिएट एनी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज। अब देखो ध्यान से सुनना, फार्माकोलॉजी पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी, टू स्टडी अबाउट अ ड्रग। लेकिन ये स्टडी हम ड्रग के बारे में कर तो रहे हैं, उसके बारे में और क्या होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी में हम ना किसी भी केमिकल सब्सटेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और कहाँ पे, जिसकी वजह से हम कोई भी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज, यार ये फिजियोलॉजिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज किसका होगा, कोई भी लिविंग सिस्टम के ऑर्गन में होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन लिविंग सिस्टम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो लिविंग सिस्टम है, ये लिविंग सिस्टम एनिमल का भी हो सकता है और ह्यूमन
बीइंग का भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि पशुओं की दवाइयाँ, ठीक है, पशुओं की दवाइयाँ, तो आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि मेडिसिन सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स में ही एडमिनिस्टर करते हो, हम एनिमल्स में भी क्या करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्माकोलॉजी का डिस्कशन करते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि आगे कि आज के टाइम पे फार्माकोलॉजी में क्या क्या चेंज आ चुके हैं। फार्माकोलॉजी के अगर हम और फर्दर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो 1847 में 1847 में जर्मनी में फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था। फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वाज ओपन। पहला इंस्टीट्यूट कौन सा, फार्माकोलॉजी का फर्स्ट इंस्टीट्यूट कहां पे ओपन किया गया था, जर्मनी में। और इसको किसने किया था, हमेशा याद रखना कि 2 पर्सन थे, एक थे रुडोल्फ बोशम और दूसरे थे ओसवाल्ड सैम्बर्डन। जो रुडोल्फ बुशम थे, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी में 1847 में फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को क्या किया था, जर्मनी में ओपन किया था। लेकिन इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो अर्ली 19th सेंचुरी थी, तो अर्लियर 19th सेंचुरी में दूसरे कौन थे, ओसवाल्ड सैम्बर्डन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपने इनके जो डिसिपल्स थे, मतलब जो इसके साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, नई जो मेडिसिन हैं, क्या किया था, जो नई मेडिसिन जो आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उसको किस बेस पे यूज करना है, क्या करना है, किस बेस पे यूज करना है, क्या उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका हमें डोज चाहिए, कितना हम लोगों को मोलिकुलर वेट उसका पता होना चाहिए, कि हमारी डिजीज की ड्यूरेशन कितनी है, तो आप लोगों को सब उस चीज के बारे में किसने डिस्कस किया था, ओसवाल्ड सैम्बर्डन। इन्होंने क्या बताया था, ही proposed regarding fundamental aspect। अब देखो, फंडामेंटल एस्पेक्ट, ये ऐसे एस्पेक्ट कि इसमें आता क्या क्या है फंडामेंटल एस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखना कि फंडामेंटल एस्पेक्ट में 4 चीजें मेन आती हैं। क्या आती हैं 4 चीजें मेन। एक तो फंडामेंटल एस्पेक्ट में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने कलेक्शन किया था, उनका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिसिन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा कि कितनी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का, उसका कितनी देर तक हमें कितने दिन के मेडिसिन देना है, वो सब किन्होंने डिस्कस किया था, ओसवाल्ड सैम्बर्डन ने इसको डिस्कस किया था। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितना हमें डोज देना है, क्या करना है, कितना डोज देना है। दूसरा डोज के बाद क्या था कि मोलिकुलर वेट जो है किसी भी मेडिसिन का, मोलिकुलर वेट जो है किसी भी मेडिसिन का, वो क्या है, ठीक है, कैसे उसको देना है। उसके बाद फंडामेंटल एस्पेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो होती है कि उन्होंने एक चीज और डिस्कस की थी इसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट में, कि हमारी बॉडी में मेडिसिन हमने दी, जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करेगी, वो अपने किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे क्या करती है, वर्क करती है। क्या करती है, वर्क करती है। मान लो कि हमने किसी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल अगर एड्रेनालिन किसी पेशेंट को दिया, क्या किया, एड्रेनालिन किसी पेशेंट को दिया, वो एड्रीनो रिसेप्टर पे क्या करता है, एक्ट करेगा। क्या करेगा, एड्रीनो रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। वो जैसे ही एड्रीनो रिसेप्टर पे काम करेगा, वो अपने क्या करेगा, क्लिनिकल वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे क्लिनिकल फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा,
कार्डियक स्टिमुलेशन हो सकता है। कार्डियक स्टिमुलेशन मतलब हार्ट रेट क्या हो सकती है, इंक्रीज करने में हेल्पफुल कौन होता है, एड्रेनलिन। दूसरा होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीवर की सेल्स में और स्केलेटन की मसल्स में, सॉरी लीवर मसल्स में और स्केलेटन मसल्स में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी की क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही एड्रेनलिन गया उसने इस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाना स्टार्ट कर दिया। और कहाँ पे ब्रेकडाउन करवाना स्टार्ट किया, लीवर में, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और क्या इंक्रीज हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। अब ये हाइपर ग्लाइसीमिया ये किसका इफेक्ट आ रहा है, एड्रेनलिन का। किसकी वजह से, किसने अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे क्या किया है, एक्ट किया। अब इसने अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे एक्ट किया। जैसे इसने अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे एक्ट करने के बाद क्या देखने को मिला कि इसने कार्डियक स्टिमुलेशन करवाया। कार्डियक स्टिमुलेशन कैसे, जो नर्व कंडक्शन सेल्स होती हैं कार्डियक के अंदर, हार्ट मसल्स के अंदर, उसको क्या कराएगा, रेगुलेट करने, इंक्रीज करने का काम करेगा। जैसे ही वो इंक्रीज होगा, दूसरा हिपैटिक सेल्स जितनी भी है उसमें क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का क्या करवाएगा, ब्रेकडाउन करवाएगा। अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्मेकोलॉजी की बात, इंडियन फार्मेकोलॉजी की बात। तो इंडियन फार्मेकोलॉजी में देखो क्या होता है, इंडियन फार्मेकोलॉजी, इंडियन फार्मेकोलॉजी, इंडियन फार्मेकोलॉजी में क्या आएगा, हमें पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, कि हमारे भारत में, इंडिया में किसने सबसे पहले फार्मा का, जो मॉडर्न फार्मा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन फार्मा की जो हम स्टडी करते हैं, मेडिसिन की जो स्टडी करते हैं उसका, तो कौन थे इंडियन फार्मेकोलॉजी के फादर, किसको माना जाता है, रामनाथ चोपड़ा। किसको माना जाता है, रामनाथ चोपड़ा। इन्होंने अराउंड 1960 कि ये लगभग 1960 के अराउंड में इन्होंने एक लैब क्या की थी, लैब बनाई थी। क्या की थी इन्होंने, लैब, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे बनाई थी, वेस्ट बंगाल में। इन्होंने एक लैब का फॉर्मेशन, लैब बनाई थी अराउंड 1960 में रामनाथ चोपड़ा जी ने, वेस्ट बंगाल में, और उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी। अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन फार्मेकोलॉजी को, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि इंडियन फार्मेकोलॉजी के फादर कौन है, कब इन्होंने लैब बनवाई और कहाँ पर लैब बनवाई। हम उसके बाद बात करते हैं कि डिवीजन, उसके बाद बात करते हैं डिवीजन की, कि डिवीजन क्या है, फार्मेकोलॉजी का जो डिवीजन है वो डिवीजन क्या है, कि कितने टाइप की हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं, कि क्या मेडिसिन का इफेक्ट होगा। ठीक है, हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि मेडिसिन का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, दूसरा कि एक ड्रग का बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है और एक बॉडी का ड्रग के ऊपर इफेक्ट क्या है। इन चीजों को हम आगे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जो फार्मेकोलॉजी है उसका डिवीजन क्या है, डिवीजन, डिवीजन। अब डिवीजन को देखें तो इसके दो डिवीजन बनते हैं। कितने डिवीजन बनेंगे, दो डिवीजन बनेंगे। सबसे पहला आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स। दूसरा आता है फार्मेकोडायनेमिक्स। दूसरा क्या आएगा, फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या है। फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या है, ये भी कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अब आप सबको पता है कि फार्मेकोन का मतलब क्या है, ड्रग। ड्रग का आप लोगों को सबको पता है। और काइनेक्स,
काइनेटिक का काइनेक्स वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है? काइनेक्स। इस काइनेक्स का मतलब क्या है? इस काइनेक्स का मतलब है यार मूवमेंट। क्या मतलब है इसका? मूवमेंट। मतलब अब ध्यान से सुनना आप, किसी भी ड्रग की मूवमेंट होना हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर, किसी भी बॉडी के टिश्यू के अंदर, टिश्यू भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, ये जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करेगी, अब इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि यार वो बॉडी क्या कर रही है कि हमारी बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? क्या आता है कि हमारी ड्रग जो है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम अब इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मेडिसिन आती है पैरासीटामोल। क्या आता है? पीसीएम, पैरासीटामोल, पीसीएम। मान लो आपने किसी भी पेशेंट को ओरल दिया, क्या दिया? ओरल पीसीएम दिया। हमेशा एक चीज याद रखना, मैं आप लोगों को 4 चीजों का डिस्कस करूंगा इसके साथ में, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या इनका मतलब है और क्या नहीं है। जो पीसीएम दिया आप लोगों ने, मान लो कि इसको ओरली किसी को दिया, जैसे ही ओरली दिया ये मैक्सिमम क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या होगी? एब्जॉर्ब, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी। पीक लेवल, जो मेडिसिन है पीसीएम, उसका पीक लेवल जो है ब्लड में, कि हमारे ब्लड में यार पीसीएम का पीक लेवल कब आता है? विद इन 30 मिनट टू 60 मिनट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मान लो किसी पेशेंट को आपने मेडिसिन दी, उससे 30 से 60 मिनट के बाद में क्या होता है? ये ब्लड में पीक लेवल पे पहुंच जाएगी। क्या होगा? पीक लेवल पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो पीसीएम है, ये करती क्या है? ये जो पीसीएम है ये नेक्स्ट ये बाइंड आउट भी करती है। आप लोगों को पता है क्या? ब्लड में इसने एंट्री की। क्या किया इसने? ब्लड में पीसीएम ने एंट्री किया। ये बाउंडिंग कैपेबिलिटी शो करती है। बाउंडिंग कैपेबिलिटी शो करती है। बाउंडिंग कैपेबिलिटी ना, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन। और हमेशा एक याद रखना यार, कोई भी मेडिसिन अगर बाउंडिंग कैपेबिलिटी शो करती है, प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम डिस्कस करें तो प्लाज्मा प्रोटीन में जो मैक्सिममली जिसके साथ में बाइंड आउट करता है वो बाइंड आउट करेगी एल्बुमिन के साथ। किसके साथ बाइंड आउट करती है? एल्बुमिन के साथ। मैं बता देता हूं, आप सबको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है इसमें? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और तीसरा होता है फिब्रिनोजन। क्या होता है? फिब्रिनोजन। हमेशा याद रखना, जो एल्बुमिन है ये ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए हेल्पफुल होती है। ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? हमेशा एक चीज याद रखना है, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं। जो एल्बुमिन है एक स्पंज लाइक क्या होती है? प्रोटीन। एक स्पंज लाइक प्रोटीन होती है। ये अपने पास क्या रखेगी? पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। क्या करके रखती है? पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का कौन काम करता है? एल्बुमिन काम करेगा। दूसरा ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन क्या करता है? ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है? ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवाता है। और तीसरा आता है फिब्रिनोजन। ये हो गया पहला, ग्लोबुलिन हो गया दूसरा, और तीसरा कौन सा हुआ? फिब्रिनोजन। ये जो फिब्रिनोजन है ये क्या काम करता है? क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। ये क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। ये हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में प्लाज्मा कितने % होती है? 55%। अगर मान लो हमारी बॉडी में 100 ml प्लाज्मा है, 100 ml प्लाज्मा है, तो इसमें 92% तो क्या होता है? वाटर होगा। 92% क्या होगा? वाटर होता है। अगर 92% वाटर है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग 7.3% क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन। अब ध्यान से सुनना, अगर 7.3 प्लाज्मा प्रोटीन है, और मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने तरह का है? 3 टाइप्स का है।
तो अब हम इसका देख लेते हैं कि ये जो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और जो फिब्रिनोजन है, ये कितना कितना परसेंट कंपोजिशन को क्या करता है, अपने पास रखता है, अपने पास रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन का हम डिस्कस कर रहे थे। जो एल्बुमिन है ये कितना होता है, 4.7 mg। कितना होता है 100 ml में, 4.7 mg पर डीएल लिख सकते हो आप लोग। पर डीएल का मतलब क्या है, पर 100 ml, पर 100 ml। दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। दूसरा हम बात क्या करते हैं, ग्लोबुलिन की। जो ये ग्लोबुलिन है ये कितना होगा, 2.3 mg पर डीएल, 2.3 mg पर डीएल। तीसरे की हम बात करते हैं फिब्रिनोजन। तीसरे की बात करते हैं हम लोग फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन मतलब क्या है, 0.3 mg पर डीएल। अब आप लोग इसको क्यूमुलेटिव आप इसको ऐड करके देखो, 4.7 प्लस 2.3 इज 7 एंड प्लस 0.3 इज 7.3%। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये फिब्रिनोजन है, जो ये फिब्रिनोजन है, अगर इसमें से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, इस प्लाज्मा प्रोटीन में से क्या कर दिया जाए, अगर फिब्रिनोजन को हटा दिया जाए, अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को माइनस कर दिया जाए, निकाल दो, प्लाज्मा में से क्या करना है, निकाल दो, क्या बचता है, सीरम। क्या बचेगा, सीरम बचता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाउंडिंग कैपेबिलिटी है मेडिसिन की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, अगर मान लो आपने कोई 100 mg टैबलेट दी है, मान लो आपने पैरासीटामोल 100 mg दिया था, तो वो कितना परसेंट एफिनिएट करता है, मतलब बाउंड आउट करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, 25%। क्या करता है, 25%। मतलब क्या होगा ये यार, मेटाबॉलिज्म होता है इसका। क्या होता है इसका, मेटाबॉलिज्म। और लास्ट में हम बात करते हैं, जो पीसीएम टैबलेट हमने पेशेंट को दी थी, ये इनएक्टिव फॉर्म में। हमने टैबलेट कैसे दी थी, एक्टिव फॉर्म में टैबलेट दी थी, कि जैसे ही हमने मेडिसिन दी उसने विद इन 30 to 60 मिनट क्या करना स्टार्ट कर दिया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इनएक्टिव फॉर्म में पीसीएम क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म में यूरिन के थ्रू क्या होती है, यूरिन के थ्रू क्या होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्या होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। जैसे ये एक्सक्रीट आउट होगी, तो एक चीज याद रखना यार, कि ये इनएक्टिव फॉर्म में हुई कैसे। हमने मेडिसिन पेशेंट को कैसी दी थी, एक्टिव फॉर्म में दी थी, लेकिन मेडिसिन कैसे बाहर आ रही है, इनएक्टिव फॉर्म में। इसका एक मेन रीजन ये होता है, हमेशा याद रखना, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि सल्फेट, एक प्रोसेस होती है सल्फेट कंजुगेशन। ये जो इनएक्टिव फॉर्म होगी मेडिसिन की, ये किसकी वजह से आएगी, सल्फेट कंजुगेशन। सल्फेट कंजुगेशन होगा प्लस ग्लाइकोरुलेट। ठीक है, ये दो प्रोसेस आती हैं यार, जिसकी वजह से मेडिसिन क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में बाहर निकलेगी। हम इन प्रोसेस के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि बाउंडिंग कैपेबिलिटीज हम लोगों ने चेक की हैं। क्या की हैं, बाउंडिंग कैपेबिलिटीज हम लोगों ने चेक कर ली, जिसकी वजह से अब हमने एक चीज देखी कि फार्माकोकाइनेटिक है क्या। फार्माकोकाइनेटिक में है क्या, कि हमने चार चीजें पढ़ी। सबसे पहला हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलो या आप लोग उसको क्या बोल सकते हो, कि उस मेडिसिन का इन जो मोलिकुलर वेट था या जितना भी डोजेस वगैरह हमने पेशेंट को दी थी, वो कितना जल्दी एब्जॉर्ब हुआ, कितना जल्दी उसका ब्रेकडाउन हुआ, कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होके वो बाहर एक्सक्रीट आउट होती है। तो आप एक सबसे लास्ट में क्या आता है, एक्सक्रीशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिवीजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इसके दो चीजों के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था। पहला लिखा था हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अब फार्माकोकाइनेटिक में एक चीज याद रखना, इसका मैंने मतलब बता दिया था कि क्या है, ड्रग की मूवमेंट क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे वो अपना काम करेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, अब बात देखते हैं हम लोग। इसमें चार चीजें आती हैं। क्या आती हैं, 4 कंपोनेंट, इसके हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
पहला आता है एब्जॉर्प्शन, पहला क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, थर्ड वन क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म। और फोर्थ वन क्या आता है? एक्सक्रीशन। फोर्थ वन क्या आता है? एक्सक्रीशन। फोर्थ वन क्या आएगा? एक्सक्रीशन। फोर्थ वन क्या आएगा? एक्सक्रीशन। ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। दूसरा, अब इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, कि हमारी बॉडी ने उस ड्रग के लिए क्या किया, हमारी बॉडी ने उस ड्रग के लिए क्या किया, कि हमारी बॉडी ने ड्रग के ऊपर क्या किया। पहला एब्जॉर्ब किया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि हमारी बॉडी में जहां जहां ब्लड के साथ में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। मेटाबॉलिज्म हो गया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, जितना उसका एनाबॉलिज्म होना था एनाबॉलिज्म हुआ, ठीक है। एक्सक्रीशन, उसके बाद क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू, स्किन के थ्रू क्या हो सकती है? लंग्स के थ्रू बाहर हो सकती है मेडिसिन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं कि कैसे एक बॉडी अपना इफेक्ट दिखाती है ड्रग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने किसी को क्लोरोक्विन दी, किसी पेशेंट को क्या दी? क्लोरोक्विन दी। इसने क्या किया? हमारी बॉडी में रेटाइना एक पार्ट होता है जो क्या होता है? आंखों के पीछे होता है। क्या होता है वो? आंखों के पीछे होगा। जो पार्ट रेटाइना है, ये जो पार्ट रेटाइना है, क्या करता है? ये रेटाइनल पार्ट ये क्लोरोक्विन का क्या करवाता है? डिपोजिशन करवा देता है। क्या करता है? अपने पास डिपोजिशन करवाता है। जैसे ही डिपोजिशन होगा, उससे ये क्या कोज करता है? रेटाइनोपैथी कोज कर सकता है। इफेक्ट किसका आया? ड्रग बॉडी का आया, रेटाइना का, जिसने क्या किया? क्लोरोक्विन का डिपोजिशन करवा लिया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता चला गया, फिर हमारी ड्रग का इफेक्ट बॉडी के ऊपर आ जाएगा। फिर किसका इफेक्ट आएगा? इस ड्रग का इफेक्ट हमारी बॉडी पार्ट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेटाइनोपैथी हो जाएगा। और इसी पार्ट को क्या बोला जाएगा? जब तक डिपोजिशन हुआ रेटाइना के ऊपर, ठीक है, वो फार्माकोकाइनेटिक हो गया कि हमने ड्रग को एब्जॉर्ब किया, वो गई अंदर, उसने अपना बॉडी के ऊपर क्या किया? डिपोजिशन हो गया रेटाइना के ऊपर, वो तो फार्माकोकाइनेटिक हुआ। लेकिन यार जब इस मेडिसिन ने अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, रेटाइनोपैथी, जब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? फार्माकोडायनामिक, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनामिक। अब बात करते हैं फार्माकोडायनामिक की। फार्माकोडायनामिक की, अब इसका ध्यान से देखना है कि फार्माकोडायनामिक है क्या। इस डी से याद रखना, इस डी से याद रखना। तो मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक, ये कैसा वर्ड है यार? ये भी ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। फार्मा का मतलब आपको पता है कि ड्रग होता है, और डायनामिक का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। तो हमेशा एक याद रखना है कि फार्माकोडायनामिक है क्या। हम सिंपली बोल सकते हैं कि यार फार्माकोडायनामिक में ना हम पावर ऑफ अ ड्रग के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ अ ड्रग, पावर ऑफ अ ड्रग। अब इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस डी से याद रखना, इस डी से मतलब क्या है? ड्रग। ड्रग का इफेक्ट किसके ऊपर आना? बॉडी के ऊपर आना। ड्रग का इफेक्ट किसके ऊपर आना? बॉडी के ऊपर आना, ठीक है। तो अब क्या है? इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन अ बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनामिक, और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट टू स्टडी अबाउट mechanism of action or to identify the mechanism of action of a drug is known as फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। मान लो आपने एक मेडिसिन दी, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, अब इसने एड्रीनल रिसेप्टर पे काम किया। किस पे काम किया? एड्रीनल रिसेप्टर पे काम किया। जैसे ही एड्रीनल रिसेप्टर पे काम करेगा तो ये क्या करेगा? कार्डियक स्टिमुलेशन का काम करेगा। अब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है। और आप लोगों को सबको पता है कि जब भी फाइट एंड फ्लाइट की जब कंडीशन आती है, फाइट एंड फ्लाइट की मतलब क्या है कि कोई भी सामने जब हम डरावनी सिचुएशन में जब जाते हैं, किसी डेंजर में हम अपने आप को फील करते हैं, तो नेचुरली भी एड्रेनलिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होगा। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाता है?
ग्लाइकोजन, जब पेशेंट रन करेगा, भागने की कोशिश करेगा खतरे के मारे, तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा और किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। जब ये ग्लूकोज में चेंज करेगा, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा लेवल। और कौन सा हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से होगा, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है, हिपैटिक मसल्स में, और दूसरा स्केलेटन मसल्स में, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फार्माकोकाइनेटिक क्या था और फार्माकोडायनेमिक क्या था। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फर्दर कि हमने यहाँ तक तो क्या किया, डिवीजन के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या कब से मेडिसिन आ रही हैं, क्या होता है, कैसे इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है, वो क्या है। अब हम बेसिक्स जो हैं, जो एक आदि टर्म्स वगैरह जो हम नॉर्मली हम अपनी फार्माकोथेरेपी में यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं जो कुछ एक टर्म्स आप लोग यूज़ करते हो फार्मा में। जनरली जो फार्मा में आप लोग टर्म्स यूज़ करते हो, कौन कौन सी टर्म्स आप लोग यूज़ करते हो। सबसे पहला तो आप लोगों को ना फार्मेसी का वर्ड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मेसी है क्या। आप लोग जनरली क्या करते हो, जाते रहते हो फार्मेसी की शॉप पे, बोलते हैं ना कि केमिकल शॉप पे जाना है कि हमें मेडिसिन को परचेज करना है। क्या करना है, कोई मेडिसिन परचेज करना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरे फार्मेसी ही क्या है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है। तीसरी जो हम बात करेंगे वो होती कि एक ड्रग क्या है, कि एक ड्रग ही क्या है। हम बोलते हैं कि ड्रग क्या है या मेडिसिन क्या है। नेक्स्ट वन डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं कि मेडिसिन क्या है। ठीक है, कि मेडिसिन क्या है। नेक्स्ट वन क्लिनिकल फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ऑर्फन ड्रग्स के बारे में। ऑर्फन ड्रग्स क्या हैं, ऑर्फन ड्रग्स क्या है। एक हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्या, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें और आती हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स, कि हम किसी मेडिसिन का नेमिंग कैसे करना है। नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। अब नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स जो होगा, मान लो इसको एक पार्ट बना लेते हैं कोई भी अलग से। नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स में फिर से हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से क्या करना है, तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। पहला आएगा केमिकल नेम। क्या आता है, केमिकल नेम, केमिकल नेम। दूसरा आप लोग क्या करोगे, डिस्कस करते हो दूसरे में प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी नेम, यार इन्हीं का दूसरा नाम बोला जाता है अडप्टिव नेम। क्या नाम बोला जाता है इनको, अडप्टिव नेम, अडप्टिव नेम। थर्ड वन जो आता है आप लोग डिस्कस करते हो ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम। और कुछ एक टर्म्स आती हैं जैसे फार्मेसी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, ड्रग, मेडिसिन, क्लिनिकल फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, ऑर्फन ड्रग्स क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स क्या है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि यार प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स क्या है। ठीक है, कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मिल सकती हैं, और ऐसा क्यों है कि सिर्फ उनको प्रिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि जिसमें हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, जो ऑन द काउंटर हमें अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वन आता है
आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत मोस्ट कॉमन हम नाम यूज करते हैं कीमोथेरेपी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये सब हैं हम जो अब इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं फार्मेसी। क्या यूज करेंगे वर्ड? फार्मेसी। क्या यूज करेंगे? फार्मेसी। अब देखो फार्मेसी है क्या। जैसे हम लोग अपनी नर्सिंग के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज कंडीशन। क्या करते हैं? डिजीज कंडीशन के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। रिहेबिलिटेशन थेरेपी में हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। मेंटल जो लेवल पे जो हम लोग उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्टिव थेरेपी जो हम उसको किसी भी और तरीके से हम दे सकते हैं। वैसे ही फार्मेसी है क्या? फार्मेसी देखो, एक वर्ड आ रहा है फार्मा, और यहीं पे क्या है? फार्मा। मतलब क्या है कि फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? एक ड्रग के बारे में। क्या करते हैं? ड्रग के बारे में, कि एक ड्रग का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक ड्रग को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो ये फार्मेसी है, ये ड्रग को बनाएगी कैसे। जब ये ड्रग को बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो भी हम केमिकल सब्सटेंस जो यूज कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज करेंगे, उस कंपोनेंट को यूज करने से पहले हमें उसके बारे में सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उस केमिकल कंपाउंड के बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके बारे में नॉलेज है तो सबसे पहले उसके बारे में, उसके बाद क्या करना है? कलेक्शन करना है फर्दर इंफॉर्मेशन का। क्या करना है? फर्दर इंफॉर्मेशन का क्या करना है? कलेक्शन करना है। अब हमने एक केमिकल सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया, उसके रिगार्डिंग फर्दर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने कलेक्ट की। उसके बाद हम उस मेडिसिन का क्या करते हैं? सप्लाई करवाते हैं उस सब्सटेंस का। सप्लाई होगा, जैसे सप्लाई हुआ उसके बाद आता है प्यूरिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा? उस मेडिसिन का प्यूरिफिकेशन होता है। अब उस मेडिसिन का प्यूरिफिकेशन हुआ, उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी की डोज देनी है, कितनी डोज देनी है, मिलीग्राम में देना है, माइक्रोग्राम में देना है, ग्राम में देना है, एमएल में देना है, वो फर्दर कौन किस पे डिपेंड करता है? जो फार्मेसी की जो फर्दर जो स्टॉक मार्केट या जो कंपनीज जो मेडिसिन का क्या करती हैं, अवेलेबिलिटी करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हो गया हमारा? फार्मेसी। तो हम बोल सकते हैं इट इज द आर्ट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इन विच we need to collect further information regarding their composition, their characteristics, how they can be purified, how they can be categorized into their particular doses, what could be the doses of drugs which can be given in a particular phenomena। एक पर्टिकुलर फिनोमिना में मतलब कि 7 दिन के लिए कोई टैबलेट देना है, 5 दिन के लिए कोई मेडिसिन देनी है, कोई आईवी देनी है, कोई ओरल रूट से देना है, वो क्या होती है? फार्मेसी होती है आप लोगों की। तो आप लोग इसमें क्या डिस्कस करते हो? इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ मेडिसिन, और ड्रग भी बोल सकते हो आप लोग, मेडिसिन और ड्रग, इन विच इसमें क्या क्या किया जाएगा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाएगा। इन विच कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? कलेक्शन हुआ। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। उन्होंने केमिकल सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने में यूज किए जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। उसके बाद क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन करना है उस केमिकल सब्सटेंस का। क्या करना है? प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। फिर हमें उस केमिकल सब्सटेंस के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये पेन किलर बनेगा, एंटीबायोटिक्स में यूज होगा, एंटासिड्स होगा, परगेटिव्स होगा, स्पोजिटरीज हम लोग इसको यूज करेंगे, पैसरीज यूज कर सकते हैं, या कोई फिर आईवी आईएम इंजेक्टेबल मेडिसिन क्या करेंगे? वो बनेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है यार डोजेज, कि उसकी डोज कितनी बनेगी। ठीक है, डोजेज क्या हो सकता है? एमजी में हो सकता है, माइक्रोग्राम में हो सकता है, एमएल में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, एक्सेट्रा। ड्रॉप्स में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ड्रॉप्स में भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में डिस्कस करते हैं? फार्मेसी में डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? फार्मेसी में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोथेरेपेटिक्स, पहला हुआ फार्मेसी, दूसरा है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अब देखो, दो चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस फार्मा का मतलब क्या है? फार्माको का मतलब, फार्माकोन का मतलब ड्रग। क्या है? ड्रग। अब हम फार्मा के बारे में, ड्रग में तो हमने पढ़ लिया था इसके कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या किया था? कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो सकता है कि पेन किलर भी हो सकती है, एंटीबायोटिक्स हो सकती है, फार्माकोडायनेमिक ड्रग हो सकती है, ठीक है, एंटासिड्स हो सकती है, एंटीपायरेटिक्स हो सकती है, एंटीमेटिक्स हो सकती है, एंटी डिप्रेसेंट हो सकती है, एंटीमेनिक ड्रग्स। फर्दर जो भी ड्रग्स हैं सभी क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। उस ड्रग्स में कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या किया? डिस्कस किया। अब इनकी फुल इंफॉर्मेशन हमें क्या रखना है? अपने पास में रखना है। फुल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं डिजीज की। क्या करते हैं? डिजीज की। अब हमें पता है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ, किसी पेशेंट को क्या हुआ? मलेरिया हुआ। अब हमें पता है कि पेशेंट को इस कंडीशन में क्या आता है? हाई ग्रेड फीवर हो सकता है विद चिल्स। क्या हो सकता है? विद चिल्स के साथ में, या मतलब ठंड लगने के साथ में क्या हो सकता है? पेशेंट को फीवर आ सकता है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि किसी भी ड्रग्स के बारे में हम लोगों को क्या है? कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब उस ड्रग्स की हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मलेरिया में हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? एंटी पायरेटिक्स दे सकते हैं, एंटी पायरेटिक्स दे सकते हैं। साथ में क्या देते हैं? क्लोरोक्विन एटसेट्रा। और फर्दर मेडिसिन जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इन मेडिसिन को क्या करते हैं? अब हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, पेशेंट को फीवर हुआ, एंटीबायोटिक दिया। अब हमें पता है कि यार एंटीबायोटिक क्या करता है? फीवर को कम करता है। तो मलेरिया में आप एंटीबायोटिक्स के फीवर में आप लोग एंटीमेटिक्स तो दे नहीं सकते। एंटीमेटिक्स क्या है? जो वोमिटिंग क्या करती है? स्टॉप करने का काम करती है। अगर फीवर है और वोमिटिंग स्टॉप करनी, इलॉजिकल यहाँ पे रिलेशन बनेगा। इसलिए जो फीवर, जो सिम्टम्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? उस पेशेंट को मेडिसिन फर्दर अप्लाई प्रोवाइड करना है। अगर वो प्रोवाइड किया तो क्या है? अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यार? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स विद द नॉलेज ऑफ डिजीज इज नोन एज फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जिसमें हमें एक डिजीज के बारे में पता है, अब उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए जिस जिस मेडिसिन की हमें फुल रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम इसको साफ साफ ये भी बोल सकते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ स्टडी इन विच वी डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन, diagnosis and treatment of a disease with the help of the full information of a drug. Okay, got it. नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ड्रग। ये एक ड्रग है क्या? किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ड्रग है क्या? ठीक है। अब हम ड्रग के बारे में बात करते हैं। हमने दो टर्म्स पढ़ लिए। पहला टर्म हमने पढ़ा फार्मेसी, दूसरा हमने पढ़ा फार्माकोथेरेपेटिक्स, तीसरा हम पढ़ेंगे ड्रग। यार एक ड्रग है क्या? हम लोग बोलते हैं ना कि यार देखो, हम लोग ना नॉर्मली मेडिसिन को ज़्यादा यूज़ करते हैं नाम में, ड्रग्स हम लोग नहीं बोलते। हम अपनी फैमिली में कोई भी हम लोग यूज़ करेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि ड्रग ला के दो? नहीं, क्या बोलते हैं? मेडिसिन लेकर के आओ। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ड्रग है क्या। अगर ड्रग है तो फिर मेडिसिन क्या है? देखो, सबसे पहले ड्रग है क्या? एक ड्रग क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, जो कि क्या दिया जाता है? पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। क्या किया जाता है? पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। और क्यों किया जाता है? उसकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग,
बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को, और साथ में फिजिकल कंडीशन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करता है। क्या ये केमिकल सब्सटेंस है जो पेशेंट को दिया जाता है, बायोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को क्या करता है, इम्प्रूव करेगा। या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं उसको, जनरली नॉर्मल करने का काम कौन करती है, ड्रग करती है। ये केमिकल सब्सटेंस है। एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज गिवन टू ए पेशेंट और विच इज गिवन इनटू ए लिविंग सिस्टम to increase its biological functioning and physiological functioning or condition at a particular level from where a patient can feel comfort। क्या फील कर सके, कंफर्ट फील कर सके। हमें पेशेंट को क्या करवाना है, कंफर्ट फील करवाना है। किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीवियर पेन में वो आया था हॉस्पिटल में, आपने उसको फटाफट क्या किया, पेन किलर्स प्रोवाइड किए। उससे पहले आप लोगों ने एंटासिड्स वगैरह प्रोवाइड किए, क्योंकि पेन किलर से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, पेन किलर वगैरह दिया आप लोगों ने, पेशेंट का पेन लेवल क्या हुआ, कम हुआ, एक नॉर्मल कंडीशन तक आता है। जैसे अगर वो एक नॉर्मल कंडीशन तक आ रहा है, अब पेशेंट को क्या फील हो रहा है, कंफर्ट फील होता है। इसलिए क्या है, ड्रग क्या है। अब दूसरा डिस्कस हम करते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस था यार, कोई भी क्या था, केमिकल सब्सटेंस था जो क्या करता था, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को क्या करती थी, इंप्रूव करती थी, और साथ साथ में क्या करती है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ड्रग्स को। ठीक है, किस किस में यूज करेंगे, प्रिवेंशन में यूज करेंगे, दूसरा क्या है, डायग्नोसिस में यूज करते हैं, और तीसरा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज कंडीशन। अब हमने किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन के लिए यूज किया, अब इन तीनों को यूज किया। लेकिन एक चीज याद रखना है यार, बिफोर 1966, बिफोर 1966, 1966 से पहले, 1966 से पहले इन ड्रग्स में और इन केमिकल सब्सटेंसेस में कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई भी स्थान नहीं था। हम कॉन्ट्रासेप्टिव को ड्रग्स में यूज नहीं करते थे, हम ड्रग्स में यूज इसको बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन आजकल जब 1966 में, इन 1966 WHO ने क्या ऐड कर दिया था, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी किस में ऐड कर दिया था, एक ड्रग में ऐड कर दिया था। ठीक है, ये तो हो गया ड्रग। अब ड्रग ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, बायोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को इंक्रीज कर दिया, नॉर्मल कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ, कंफर्ट फील हुआ। क्या फील हुआ, कंफर्ट फील हुआ। ये तो हुई ड्रग। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। किसकी बात करते हैं, मेडिसिन की। कह रहे कि मेडिसिन क्या है, कि एक मेडिसिन क्या है, ध्यान से सुनना। अब मेडिसिन, ड्रग ने क्या किया था, एट अ फाइनल लेवल तक क्या किया, कंफर्ट प्रोवाइड किया। लेकिन एक ड्रग क्या, सॉरी, एक मेडिसिन क्या है, पेशेंट के सिर्फ सिम्टम्स को क्या करती है, रिलीव करने का काम करती है। सिम्टम्स को क्या करेगी, रिलीव करने का काम करती है मेडिसिन। तो हम बोल सकते हैं कि सभी मेडिसिन ड्रग्स हो सकती हैं, लेकिन ड्रग्स कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मेडिसिन ने सिर्फ क्या किया, सिम्टम्स को ट्रीट किया। सिम्टम्स तो ड्रग भी ट्रीट कर रही थी, ठीक है, रिलीव कर रही थी, और बाद में क्या प्रोवाइड किया था उसने, एक कंफर्ट लेवल को हमें प्रोवाइड किया था। लेकिन मेडिसिन क्या करती हैं, सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं। इसलिए वी कैन इंक्लूड द पार्ट ऑफ मेडिसिन इनटू अ ड्रग्स, बट कैन नेवर इंक्लूड अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल मेडिसिन कैन बी अ ड्रग। क्या हो सकती हैं, ड्रग्स में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी ड्रग को हम लोग मेडिसिन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। तो अभी तक हमने पढ़ा फार्मेसी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट वन अब हम देखते हैं कि अब हम पहले नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं कि कैसे नोमेनक्लेचर वगैरह का हमें पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर मतलब हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिकल नेम, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल नेम के बारे में। यार ये केमिकल नेम है क्या, कि क्यों बोलते हैं कि यार मेडिसिन का हमें केमिकल नेम पता होना चाहिए, उसी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं।
केमिकल नेम। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन ली, फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनालोल, प्रोप्रेनालोल एक मेडिसिन ली, आपने उसके ऊपर कभी लिखा देखा होगा यार कि इसका ना एक फॉर्मूला बनता है 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो 3,1 नोपथाइलोक्सी प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। आप ये नाम अगर आप लोगों को कहीं लिखा मिले, मतलब क्या है, उसका पूरा का पूरा कंपोजिशन दिखा दिया उन्होंने कि आइसोप्रोपाइल अमाइन, नप्थेलोक्सी, प्रोपेन 2 ऑल, ये सब क्या है यार, मिक्स होके बनाया गया है क्या, प्रोपेनोल। ये क्या है, केमिकल नेम। ये क्या है, एक केमिकल नेम है। लेकिन इसको डायरेक्ट एक नाम दे दिया गया, क्या, प्रोप्रेनोल। क्या नाम क्या दिया गया है, प्रोप्रेनोल एक क्या दिया गया, नाम दिया गया। अब इस प्रोप्रेनोल ये क्या होती हैं, इस प्रोप्रेनोल से क्या करते हैं हम लोग, मेडिसिन को क्या करते हैं, परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट पेशेंट हॉस्पिटल में ले जा करके। इसको क्या बोला जाता है, इस वाले नाम को बोला जाता है पर्पजिव नेम। क्या बोला जाता है, पर्पजिव नेम। यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, यूनाइटेड नेशन अडप्टिव नेम, अडप्टिव नेम। एक सोसाइटी है UNAN, यूनाइटेड नेशन अडप्टिव नेम। UNAN एक सोसाइटी है जो क्या करती है, किसी भी ड्रग का क्या करती है, कोई भी नाम प्रपोज करवाती है। क्या करवाती है, नाम प्रपोज करवाती है। अगर ऐसी कंपोजिशन आप लोगों को कहीं लिखी दिखी मिले तो इसका मतलब ये क्या है, केमिकल नेम है। लेकिन आजकल इनको हॉस्पिटल में अडॉप्ट नहीं किया जाता। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टाइप ऑफ नेम कैन बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। आप लोग इस वर्ड को क्या लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो। दूसरा हम लोग बात करते हैं, पहला क्या किया हमने, केमिकल नेम के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ा। दूसरा डिस्कस करते हैं हम लोग दूसरा नाम है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी नेम, प्रोप्राइटरी नेम। यार एक दूसरा इसका नाम दिया जाता है अडप्टिव नेम। क्या नाम दिया जाता है, अडप्टिव नेम। लेकिन एक मेडिसिन के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, एडप्टिव नेम हो सकते हैं। एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, एडप्टिव नेम हो सकते हैं। उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग लिग्नोकेन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, लिग्नोकेन, इसको ना मार्केट में लीडोकेन के नाम से भी क्या मिल सकती है, मेडिसिन मिल सकती है। दूसरा जाइलोकेन, क्या हो सकती है, जाइलोकेन हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे नाम अडप्टिव नेम है। प्रोप्राइटरी नेम इनको क्या किया जाता है, बोला जाता है। तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रांड नेम। तीसरा हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ब्रांड नेम। अब ये ब्रांड नेम कौन बनाता है मेडिसिन के, ध्यान से सुनना कि इन मेडिसिन के ब्रांड नेम कौन बनाता है। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर मेडिसिन लेने जाते हो, जैसे मान लो आप लोग पैरासीटामोल लेने के लिए गए, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आप लोग लेने के लिए गए, इसके ना अलग अलग नाम मिलते हैं यार। पैसीमोल मिल सकता है, क्या मिल सकता है, पैसीमोल, कैबीमोल, पैरासिप, पैरासिप, पीसीआर, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो क्या हो सकते हैं, इनके मिल सकते हैं। डोलो मिल सकता है, क्या मिल सकता है, डोलो। अब देखो कितने नाम हो चुके हैं इनके, 3 से 4 नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन जो नॉर्मली मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, सब मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे जो कोल्ड के लिए भी आप लोग यूज़ करते हो,
बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनके बहुत सारे केमिकल नेम, सॉरी बहुत सारे ब्रांड नेम उनके अवेलेबल होते हैं मार्केट में। पैरासीटामोल का क्या है, पैसिमोल, कैबिमोल, पैरासिटाडोलो, ये सब क्या है मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसके बाद दूसरा डिस्कस करते हैं हम लोग। अब ये क्या है, ये यार एक कंपनी ने नहीं बनाए सारे के सारे, एक कंपनी ने अपनी मेडिसिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई डिफरेंट नाम दे दिया, दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई दूसरा नाम दे दिया, तीसरी कैबिमोल किसी और कंपनी ने दे दिया। मतलब अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग मेडिसिन, मतलब कंपोजिशन सेम है लेकिन फिर भी अपनी मेडिसिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया, अलग अलग नाम दे दिया। उसको क्या बोला जाता है, ब्रांड नेम। और उसी में क्या करती हैं, अपने मेडिसिन की वो सप्लाई करती हैं उसी नाम के अंदर। ठीक है, ये क्या हुआ, ब्रांड नेम। हमने 3 नाम के बारे में पढ़ा, केमिकल नेम, प्रोप्राइटरी नेम और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ब्रांड नेम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स नॉर्मली यूज नहीं होती। अब ऑर्फन का बताया कि आप लोगों को कि एक टाइप से अनाथ बोल दिया जाता है इन मेडिसिन को। ऐसी बहुत सारी रेयर डिजीज, जो डिजीज बहुत ही रेयर होती हैं, ऐसी भी जो बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज होती है जिनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसी ही डिजीज को, कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, ऑर्फन ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसी ड्रग्स जो यूज़ कर रहे हैं किसी भी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ऑर्फन ड्रग्स। इनको ऑर्फन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी ना स्टॉक अवेलेबिलिटी मार्केट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी बहुत लिमिटेड सी हैं जो इन ड्रग्स को बनाने का काम करेंगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसके सिंपली कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ही चीज़ याद रखना, ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज, विच इज़ यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज। ऐसी मेडिसिन जो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्फन ड्रग्स बोला जाएगा। कौन सी ड्रग्स, ऑर्फन। अनाथ ड्रग्स कौन सी होती हैं, ऑर्फन ड्रग्स। ऐसी जो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। हमेशा एक चीज़ और याद रखना यार कि इसके बाद में एक और हम लोग टर्म को यूज़ करते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, अब ध्यान से सुनना, वर्ड में ही डेफिनेशन है। क्या है, वर्ड में डेफिनेशन है। टॉक्सिक का मतलब जो हार्मफुल एजेंट हैं, हार्मफुल एजेंट हैं उनका क्या करना, टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं उनके क्या करना, स्टडी करना। टॉक्सिक सब्सटेंस के क्या करना, स्टडी करना कि इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी पे आता है, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में क्या है, क्या इसका साइड इफेक्ट आएगा, क्या इसके आफ्टर रिजल्ट हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को भी फार्मिंग वगैरह किसी एग्रीकल्चर में आप लोग देखते हो कि पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, ओपी पॉइजनिंग होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोरिल मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या है, उनका हमारी बॉडी पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता, हमारी बॉडी पे कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता। तो उसके लिए ना उसके टॉक्सिक इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों की बेसिक सी टर्म्स हुई। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के बाद क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स हम लोग क्या करेंगे, यूज कर पढ़ते हैं अभी। क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स, अब ध्यान से सुनना, ये क्लिनिकल क्या है। इस क्लिनिकल का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में यूज़ करना है, हॉस्पिटल का यूज़ हमने देख लिया, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब देखो इस क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स को और फार्माकोथेरेपेटिक को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो। मान लो किसी एक नई ड्रग का इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, एक नई ड्रग का इन्वेंशन किया गया। वैसे तो डायरेक्टली हम कभी भी ह्यूमन बींग्स पे किसी डायरेक्ट ड्रग का क्या नहीं करते हैं, कोई भी हम लोग यूज़
नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या है, मान लो कोई भी इम्यूनाइजेशन देना है, या कोई भी इम्यूनाइजेशन है, कोई भी वैक्सीन है, कोई भी इंजेक्टेबल जो मेडिसिन हम लोग किसी पेशेंट को दे रहे हैं, दो पे हम लोगों को क्या परफॉर्म करना है। एक होता है जो स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जैसे मान लो कि हम हेल्थ वर्कर हैं, हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ पे क्या है कि हमारा इम्यूनाइजेशन होता है। क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी का लगना, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना, सॉरी टेटनस का इम्यूनाइजेशन करवाना, टीटी का। एक तो हो गया वॉलेंटियर्स, ये तो कौन है, हम लोग जो हम वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। दूसरा आता है पेशेंट्स, क्या आते हैं, पेशेंट्स जो मरीज वहाँ पे हैं उन पे, दोनों पे जो मेडिसिन अप्लाई की जाती हैं, जो दोनों पे जो मेडिसिन अप्लाई की जाती हैं, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि यार इन दोनों के ऊपर उस मेडिसिन का इफेक्ट क्या आया है, उस मेडिसिन का इफेक्ट क्या आया है, उसको क्या बोला जाता है, क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, इन दोनों पे क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ मेंबर्स फॉर इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, फॉर इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, फॉर इफेक्ट ऑफ ड्रग। ये क्या है, क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स आती है। इसके बाद ड्रग्स का हमने पढ़ लिया, मेडिसिन हमने पढ़ ली। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गया, फार्मेसी हो गया, फार्माकोथेरेपेटिक्स नोमेनक्लेचर हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ड्रग्स का, क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ड्रग्स का, वो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। क्या कैसे हम लोग, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमें प्रिस्क्रिप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्टर की लिखी हुई कोई प्रिस्क्रिप्शन हमें रिक्वायर नहीं है। लेकिन कुछ एक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्या है कि हमें प्रिस्क्रिप्शन की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं कि वो होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ये दोनों आप लोग बोल सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पहला है अवेलेबिलिटी ऑन प्रिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी ऑन प्रिस्क्रिप्शन, and second one is availability on non-prescription, availability of on non-prescription. Now what is the availability on the basis of prescription? For example, if a patient is suffering with any severe infection, if a patient is suffering with any infective disease, for example any cancerous disease, any tuberculosis, or further GI disorders, a patient must need a prescription which should be written by a doctor, and then the medicine will be available after a prescription. When a patient will show his prescription, then these kind of medicines is known as category H medications. कैसी medicines होती हैं, category H medicines. The medicines which are available just on the basis of doctor prescription is kept under the category H. Okay, जिसके लिए हमें requirement होती है. For example, antibiotics. For example, antibiotics, anti-tuberculosis drugs, multiple drug therapy, for example, और नारकोटिक्स. नारकोटिक्स का तो बहुत ही लंबा एक अवेलेबिलिटी के लिए होता है कि पहले हॉस्पिटल पे आप लोग इसको डायरेक्ट कभी भी यूज़ घर पे नहीं कर सकते. आप लोग हॉस्पिटल में इंजेक्टेबल वगैरह
पैच वगैरह हम लोग इसका यूज़ करते हैं, उसमें भी फर्दर स्लिप्स वगैरह लिख के भेजनी पड़ती हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है डॉक्टर को, तब जाके लैब वाले क्या करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं देने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक हो गया, एटीडी हो गया, एमटीडी हो गया, नारकोटिक्स हो गया। उसके बाद में कुछ एक हाँ जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं जैसे मॉर्फिन वगैरह हैं वो नारकोटिक्स में याद आता है। वो सब आप लोग क्या करना है, वो कैटेगरी एच के अंडर आता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी आप लोग उस मेडिसिन को परचेज नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि HIV एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है, ठीक है, एंटी कैंसरस आप लोग क्या करते हो, कभी भी खुद से परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, एंटी कैंसरस हो गया, एंटी HIV हो गया, ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं कीमोथेरेपी में यूज़ होने वाली, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी हैं वो कैटेगरी एच, जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की क्या है रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑन नॉन प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी मेडिसिन जिसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी पेशेंट को, हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, मार्केट से उस ड्रग को इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीपायरेटिक्स हो गई, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स जैसे PCM हो गया, नॉर्मल पेन किलर्स जो एनाल्जेसिक्स हो गए, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन वगैरह एंटीप्लेटलेट के लिए काम कर सकती है, एस्पिरिन हो गया। ठीक है, बहुत बारी अपना इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इवन एंटीबायोटिक्स भी क्या करते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन पे ही क्या कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अमॉक्सिसिलिन, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है अमॉक्सिसिलिन, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इन एंटीबायोटिक्स की वजह से हो चुका है। 2029 में अगर ऐसे ही चलता रहा टिल 2029 तक इतना सीवियर रेजिस्टेंस हो जाएगा कि इंडिया के लोगों को कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया, इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, कैटेगरी एच में, कि ये क्या है यार, इनको प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस अगर हो गया तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन उस पेशेंट को इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, इनको इजीली हम लोग परचेज कर सकते हैं। कौन सी को, जैसे एंटीपायरेटिक्स हो गया, एंटीमेटिक्स हो गया, ठीक है, परगेटिव्स हो गया, एंटासिड्स हो गए, ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके इजीली अवेलेबल होती हैं। इनको बोला जाता है ड्रग्स को OTC। OTC मतलब ऑन द काउंटर ड्रग्स, ऑन द काउंटर ड्रग्स, ऑन द काउंटर ड्रग्स, जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप आता है एंटीबायोटिक्स से पहले आप लोग लिख सकते हो इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट। ओके, गॉट इट। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबिलिटी है जो ड्रग्स की वो क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें इस पर आप लोगों को डिस्कस, ये इतना हुआ, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कीमोथेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कीमोथेरेपी है क्या, कि कैसे कैसे हम उस मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देखो, कीमोथेरेपी क्या है कोई भी एजेंट, कोई भी केमिकल एजेंट, कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट जो क्या करता हो, इन्फेक्टिव डिजीज के अगेंस्ट क्या करता हो, काम करता हो। इन्फेक्टिव डिजीज हो गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करता हो, या तो उनको क्या करता हो, इन्फेक्टिव डिजीज को ट्रीट करता हो, किल करता हो, या फिर इनिबिट करता हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल मारता हो। ठीक है, उनको किलिंग पावर हो उसके पास, या इनिबिटरी पावर हो, किल इनिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा मैलिग्नेंट डिजीज, मैलिग्नेंट डिजीज, कोई भी सेल ओवर प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, कैंसर हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी क्या है, कीमोथेरेपी का हम लोग क्या करते हैं, यूज
करते हैं, उन मेडिसिन को सबको यूज करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी। अब हमेशा याद रखना है यार, दो तरह की ड्रग्स हमारे पास होती हैं। क्या होती हैं, दो तरह की ड्रग्स हमारे पास होती हैं। पहली ड्रग होती है फार्मेकोडायनेमिक ड्रग, फार्मेकोडायनेमिक ड्रग, फार्मेकोडायनेमिक ड्रग। फार्मेकोडायनेमिक ड्रग क्या है, जिसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं, कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी या लिविंग सिस्टम, कोई भी लिविंग सिस्टम हो। दूसरा आता है कीमोथेरेपी ड्रग, कीमोथेरेपी ड्रग, कीमोथेरेपी ड्रग यार जो स्पेशलाइज्ड सेल जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, एंटी कैंसर, सॉरी एंटी रिट्रोवायरल नहीं, एंटी कैंसरस हो गया कीमोथेरेपी, और एंटी ट्यूबरक्लोसिस में जो भी हम लोग मेडिसिन को जो स्टडी करेंगे वो क्या होता है, कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है। ठीक है,